गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बापवरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन दृष्टिपात करेंगे भारतीय संविधान पर। इससे पहले के वीडियो जो थे, 2 वीडियो लगातार आए थे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, और उसमें अपन ने बात की थी एक तो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसमें निर्वाचन आयोग, उसके संगठन और कार्यों की चर्चा की थी। तो दूसरा वीडियो आया था इसी पर, उसमें हमने भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में व्याप्त जो कमियां हैं उनको सुधार करने के लिए विभिन्न समितियां जो गठित की गई और उन्होंने जो सिफारिशें प्रस्तुत की, उन समितियों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज अपन बात करेंगे भारतीय निर्वाचन व्यवस्था से जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, अन्य बहुत सारी जो प्रणालियां व्याप्त है। इसके अलावा विश्व में जो निर्वाचन व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, साथ ही साथ राजनीतिक दलों के बारे में, ईवीएम के बारे में, वीवीपैट के बारे में, नोटा के बारे में, और भी पता नहीं कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है जो निर्वाचन से किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, उन सब के ऊपर हम दृष्टिपात करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं निर्वाचन से संबंधित भारतीय शासन व्यवस्था में व्याप्त कुछ व्यवस्थाएं। सबसे पहली बात करेंगे अपन एक सदस्यीय चुनाव प्रणाली, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो सबसे आगे जीत उसकी। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो निर्वाचन प्रणाली है, जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो इसी प्रणाली से होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो सबसे आगे होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो ही विजेता घोषित होता है, भले ही उसको वोटों का बहुमत प्राप्त हो या ना हो, ये बात कोई मायने नहीं रखती। इस प्रणाली में, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, चुनाव परिणाम का निर्धारण कुल पड़े मतों से तुलनात्मक बहुमत के आधार पर होता है। कुल पड़े मतों के, मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र से कुल मिलाकर 3 लाख वोट पड़े, कुल मिलाकर 3 लाख। इन 3 लाख वोटों में चाहे कितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हों और उन उम्मीदवारों ने चाहे किसी ने कितने भी मत प्राप्त किए हों, जीतेगा वही जिसने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए। चाहे जीतने वाले प्रत्याशी ने अपने विरोधी से एक भी मत ज्यादा प्राप्त किया है, तब भी उसे विजेता माना जाएगा, भले ही उसके बाकी के प्रत्याशियों की, सभी प्रत्याशियों की मतों की संख्या जीतने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या से कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वही जीतता है। इसी को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। वह प्रत्याशी विजेता माना जाता है जिसने अन्य प्रतिद्वंदियों से एक भी मत ज्यादा पाया हो। इस सिस्टम में वही विजेता माना जाएगा जिसने बाकी समस्त उम्मीदवारों से चाहे एक भी वोट ज्यादा मिला हो, वो भी विजेता होगा। जैसे कि आपको ध्यान होगा, राजस्थान में नाथद्वारा सीट से जो वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, वो सिर्फ 1 वोट से हार गए थे। इसका मतलब जीतने वाले प्रत्याशी से मात्र उनको 1 मत कम मिला था, यानी कि बाकी तो मतों की संख्या लगभग एक जैसी थी, लेकिन 1 वोट के कारण से उनको हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए इस सिस्टम में वही जीतता है जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हो, भले ही अधिकांश मतदाताओं ने उसके पक्ष में मतदान नहीं किया हो। भारत में यही चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। यानी चाहे बाकी अन्य समस्त मतदाता, समस्त उम्मीदवार जीतने वाले प्रत्याशियों से भले ज्यादा वोट प्राप्त करते हो। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 लाख वोटों का प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति ने 1 लाख वोट, एक ने 90,000, एक ने 75,000, एक ने 60,000, एक ने 40,000, चाहे कैसे भी प्राप्त किए हो, लेकिन जिसने 1 लाख वोट यानी कि सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए वही विजेता माना जाएगा। इसीलिए जो सबसे आगे रहता है जीत उसी की होती है। हमारी चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, यानी कि 3 लाख वोट प्राप्त किए तो बहुमत का आंकड़ा होता है 1,50,001 वोट। ये प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, उसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होने चाहिए। जितने उम्मीदवार हैं उनमें जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए वही विजेता माना जाएगा। दूसरी है आनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली। किसी भी प्रत्याशी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जीतने के लिए ये जरूरी है कि कुल पड़े मतों का कम से कम 50% मत अवश्य प्राप्त करें। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से बिल्कुल उलट है, जहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जिस व्यक्ति ने, जिस उम्मीदवार ने, जिस प्रत्याशी ने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं वही जीतेगा। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में उसे कुल पड़े मतों का बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है। कुल पड़े मतों का, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि यदि 3 लाख वोट का प्रयोग किया गया है तो जीतने वाले प्रत्याशी के लिए आवश्यक है कि उसने 1,50,001 वोट आवश्यक रूप से प्राप्त किए हो, उसके बिना उसको विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में विधायी निकाय में सीटों की संख्या यथासंभव उस पार्टी को पड़े कुल मतों के अनुपात में होनी चाहिए। इस प्रणाली में विधायी निकाय में सीटों की संख्या, जितने भी सीट होगी, यथासंभव उस पार्टी को पड़े हुए कुल मतों के अनुपात में होनी चाहिए। यानी कि कम से कम इतनी होनी चाहिए जितना कि उसको अनुपात में, जितनी सीटें हैं उस अनुपात में उसको मिलना चाहिए। मान लीजिए कि 3 लाख मत पड़े हैं, लेकिन सीटों की संख्या, याद रखिएगा इस प्रणाली में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता। भारत में जैसे कि एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, उम्मीदवार कितने भी हो सकते हैं लेकिन जीतेगा एक ही। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जिसे एक जगह से एक से ज्यादा उम्मीदवार जीतने चाहिए। यानी कि 3 सदस्यीय हो सकता है, 4 सदस्यीय हो सकता है, 5 सदस्यीय हो सकता है। जितने भी सदस्य उसके अनुपात में उसको सीट प्राप्त, मत प्राप्त होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 3 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, 3 लाख वोट पड़े, इसका मतलब एक सदस्य के लिए 1 लाख वोट होते, 1 लाख का बहुमत होता है 50,001 वोट। इसका मतलब जितने प्रत्याशी चुने जाने चाहिए उसी को उसी अनुपात में वोट भी प्राप्त होने चाहिए। फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, स्पेन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में ये प्रणाली लागू। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वर्तमान में विश्व के कुछ देशों जैसे कि फ्रांस, ग्रीस जिसे हम यूनान कहते हैं, इजराइल, स्पेन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में ये प्रणाली वर्तमान में कार्य कर रही है। तीसरी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग में लाया जाता है। ये ऐतिहासिक तथ्य है, हम पढ़ते भी हैं कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। तो भारत में कुल मिलाकर 4 ऐसे चुनाव होते हैं जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होते हैं। उसमें राज्यसभा के चुनाव, राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होंगे। इस प्रणाली में हर मतदाता को एक ही बैलेट पेपर में उतनी वरीयताएं निर्धारित करने की छूट होती है जितने की प्रत्याशियों की संख्या हो। थोड़ा गौर कीजिएगा। पहली बात, इस प्रणाली में चुनाव ईवीएम के माध्यम से संभव नहीं है। दूसरी बात, इस प्रणाली में चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा, यानी कि कागज पर एक लेटर पर उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे। एक तरफ उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे, दूसरी तरफ जगह खाली होगी। वहां पर मतदाता जितने उम्मीदवार होंगे उनके नाम के आगे अपनी पसंद अंकित करेगा। मान लीजिए 5 उम्मीदवार है तो जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता है उसके नाम के आगे 1 नंबर लिखेगा, उसके बाद जिसको पसंद करता है उसके आगे 2 नंबर लिखेगा, उसके बाद जिसको पसंद करता है उसके आगे 3 नंबर लिखेगा। यानी कि वो अधिकतम 5 तक अपनी वरीयताएं निर्धारित कर सकता है। इस प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। इस प्रक्रिया में उन प्रत्याशियों के दूसरे व उत्तरवर्ती वरीयता मतों को शेष प्रत्याशियों में वितरित कर दिया जाता है। जैसे पहले दौर की गणना होगी, जो व्यक्ति विजेता घोषित कर दिया जाता है, इसमें पहली बात मत कोटा निकाला जाता है। जितने मत पड़े हों पहले अवैध मत निकाल दिए जाएंगे, फिर जो वैध मत बच जाते हैं उन वैध मतों की संख्या में जितने व्यक्ति जीतने होते हैं उनको 1 प्लस करके भाग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 लाख वोट पड़े हैं, उम्मीदवार 4 चुनने हैं, तो 4 + 1 3 लाख में 5 का भाग दिया जाएगा और जो भागफल आएगा उसमें फिर 1 जोड़ा जाएगा और ये होगा निश्चित मत कोटा। जब इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से
प्रथम दौर की गणना होती है तो जिसने निश्चित मत कोटा प्राप्त किया है उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा, और अगर किसी ने निश्चित मत कोटा प्राप्त नहीं किया है प्रथम गणना में तो जो सबसे अंत का उम्मीदवार है जिसके जीतने की संभावना नहीं है उसको हटा दिया जाएगा, और उसके जो वोट है जिसमें उसको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो वरीयता दी गई वो उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी, और इस प्रकार से मतों की गिनना आगे तक जारी रहती है। जिन्होंने न्यूनतम प्रथम वरीयता मत प्राप्त किए हों उनको हटा दिया जाता है और उनके वोट आगे वाले प्रत्याशियों के खाते में डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि आवश्यक संख्या में प्रत्याशी ना चुन लिए जाएं। यानी कि प्रत्याशी फॉर एग्जाम्पल 4 चुने जाने हैं तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी जब तक कि 4 प्रत्याशी चुन लिए नहीं जाते। जिसके जीतने की संभावना नहीं हो उनको हटा दिया जाता है और उनके वोट दूसरे व्यक्तियों के, दूसरे प्रत्याशियों के खातों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। स्थानांतरित करने के कारण से ही ये प्रणाली कहलाती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय यानी कि संक्रमण होता है एक से दूसरे के खाते में। सूची प्रणाली, चुनाव का जर्मन मॉडल सूची प्रणाली कहलाता है। जर्मन मॉडल इसलिए कहते हैं कि इस प्रणाली को सबसे पहले जर्मनी में अपनाया गया था और इसी के कारण से इसको जर्मन मॉडल का नाम दिया गया। जर्मनी के निम्न सदन बंडरस्टैग के चुनाव में इसे अपनाया जाता है। जर्मनी का जो संसद का निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है बाउंडरस्टैग, उसके चुनाव में सूची प्रणाली को अपनाया जाता है। याद रखिएगा, सूची प्रणाली में उम्मीदवार खड़े नहीं होते, राजनीतिक दल खड़े होते हैं। राजनीतिक दलों की सूचियां होती है, इसमें भी एक से ज्यादा प्रत्याशी एक क्षेत्र से निर्वाचित होना होता है, यानी कि इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। जैसे अभी मैंने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में आपको उदाहरण दिया था कि एक जगह से एक से ज्यादा उम्मीदवार चुने जाते हैं। ये संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। वो उस शासन व्यवस्था की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जैसे अपन ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में 4 का उदाहरण लिया, वैसे यहां पर भी मान लेते हैं सूची प्रणाली में 4 उम्मीदवार एक जगह से चुने जाने हैं। इसलिए यहां पर प्रत्येक राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, कम से कम 4 उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। कम से कम 4 उम्मीदवारों की सूची। अब मतदाता उम्मीदवारों को वोट नहीं देगा, जो सूची राजनीतिक दलों ने जारी की है उस सूची को वोट देगा, राजनीतिक दल को वोट देगा, न कि उम्मीदवार को। इसको कहा जाता है सूची प्रणाली। इस प्रणाली में प्रत्येक मतदाता से कहा जाता है कि वह व्यक्तिगत उम्मीदवारों में चुनाव न करके उम्मीदवारों की उन सूचियों में चुनाव करे जो विभिन्न राजनीतिक दलों या संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्लियर हो गया ये बात कि यहां पर उम्मीदवारों को चुनना नहीं है, बल्कि जो सूची राजनीतिक दलों ने प्रस्तुत की है उस सूची को चुनना है। उस सूची में अपनी पसंद अंकित करनी है और इसी के आधार पर, सूचियों के आधार पर ही उम्मीदवार चुने जाते हैं। इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ये बात मैं क्लियर कर चुका हूं कि एक जगह से एक उम्मीदवार नहीं चुना जाता, बल्कि एक से ज्यादा उम्मीदवार चुने जाते हैं। ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, यानी कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों को पृथक प्राप्त मतों की गणना नहीं की जाती, यानी कि यहां पर चूंकि उम्मीदवार नहीं होते, यहां पर दल होते हैं। इसलिए जैसे कि किसी दल ने 4 व्यक्तियों की सूची जारी की है, प्रत्येक व्यक्ति को कितने भी वोट मिले हो वो सारे के सारे कंबाइंड करके दल के वोट माने जाएंगे, न कि उम्मीदवारों के वोट। इसलिए उम्मीदवारों के पृथक वोट नहीं गिने जाते, बल्कि दल के वोट गिने जाते हैं। वरन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की डूप पद्धति के अनुसार निश्चित मत संख्या निकाली जाती है। जो निश्चित मत कोटा अभी मैंने आपको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में बताया था कि जैसे कि 3 लाख वोट डाले गए। जब मतों की गणना शुरू होगी सबसे पहले अवैध मत निकाल दिए जाएंगे। अब जो वैध मत बच जाते हैं उनमें उम्मीदवारों की संख्या से 1 जोड़कर भाग दिया जाएगा। मान लीजिए कि 4 उम्मीदवार चुने जाने हैं तो 4 + 1 5 का भाग दिया जाएगा और उसमें जो भी भाग पलाएगा उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। जो ये संख्या आती है ये मत कोटा कहलाएगी। इसको डूप पद्धति भी कहा जाता है। तो निश्चित मत संख्या इसमें निकाली जाती है तथा
उस मत संख्या के अनुसार प्राप्त मतों के आधार पर प्रत्येक सूची में कितने उम्मीदवार निर्वाचित होने चाहिए यह निकाल लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो निश्चित मत कोटा है वो आया 50,001, ये मान लीजिए निश्चित मत कोटा आया 50,001। फॉर एग्जांपल भारत में अपन लेते हैं तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 1,12,000 वोट प्राप्त किए, कांग्रेस ने मान लीजिए कि 78,000 वोट प्राप्त किए और तीसरी पार्टी मान लीजिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 56,000 वोट प्राप्त किए और 4 व्यक्ति चुने जाने हैं। तो चूंकि मतकोटा 50,001 है, भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि 1,12,000 प्राप्त किए, इसका मतलब 2 उम्मीदवारों जितने वोट उसने प्राप्त किए तो उसके 2 उम्मीदवार विजेता घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस ने 78,000 वोट प्राप्त किए, इसका मतलब एक उम्मीदवार जीतने लायक है, उससे ज्यादा वोट प्राप्त किए, लेकिन 2 से जितने जीत सके उतने वोट प्राप्त नहीं किए, इसलिए कांग्रेस का एक उम्मीदवार विजेता हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मान लीजिए 58,000 वोट प्राप्त किए, तो चूंकि 50,001 से ज्यादा है लेकिन 1,02,000 से कम है, इसलिए उसका भी एक उम्मीदवार विजेता माना जाएगा। इस प्रकार 2 बीजेपी के, एक कांग्रेस का, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस का विजेता उम्मीदवार माना जाएगा। जो सूची इन राजनीतिक दलों ने 4 लोगों की प्रस्तुत की है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची में ऊपर के 2 लोगों को, कांग्रेस अपनी सूची में ऊपर के 1 व्यक्ति को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी सूची में से 1 व्यक्ति को संसद में भेज देगी। और इसमें एक खास बात और है कि उपचुनाव की व्यवस्था नहीं होती। अगर मान लीजिए किसी कारण से सीट रिक्त हो गई तो वो पार्टी अपनी सूची में से अगले व्यक्ति को संसद में भेज देते हैं, इसलिए उपचुनाव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास सूची पहले से ही होती है, इसलिए उसको आगे भेज दिया जाता है। इस योजना में सभी दलों को उनकी शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाते हैं, यानी जिसने जितने मत प्राप्त किए उसी अनुपात में उनको सीट प्राप्त होगी। यदि उन्होंने 2 उम्मीदवार जितने मत प्राप्त किए तो 2 सीट, 3 उम्मीदवार जितने प्राप्त किए तो 3 सीट, 4 उम्मीदवार जितने प्राप्त किए तो 4 सीट। जितना मत प्राप्त करता है उतनी सीटें उनको प्राप्त हो जाती है, ये वेटेज उनको प्राप्त हो जाता है। बेल्जियम में 1899 में यही तरीका अपनाया गया था, यानी कि बेल्जियम में सबसे पहले ये प्रणाली अपनाई गई थी और उसके पश्चात हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस और इटली में भी यही तरीका प्रचलित है। अभी भी बहुत से देशों में, विश्व के कई देशों में ये सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। बेल्जियम के अलावा हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, इटली जैसे देशों में अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची प्रणाली कार्य कर रही है। दूसरी है द्वितीय मत प्रणाली। इसके अनुसार कोई उम्मीदवार तभी विजेता माना जाएगा जब उसने कम से कम 50% मत प्राप्त किए हो। क्लियर बात कि द्वितीय मतपत्र योजना या द्वितीय मतदान प्रणाली, इसमें कोई विजेता तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसने डाले गए मतों का बहुमत यानी कि कम से कम 50% मत प्राप्त नहीं किए हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी स्थान से मान लीजिए 3 लाख वोटों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जीतने के लिए आवश्यक है कि उसने 1,50,001 वोट कम से कम प्राप्त किए हों। ओके, क्लियर बात। तब तक विजेता नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने 50% मत प्राप्त नहीं किए। अब आगे देखिए, यदि प्रथम चरण में किसी भी प्रत्याशी को 50% मत प्राप्त नहीं किए, तब दूसरे चरण के मतदान में सर्वोच्च मत प्राप्त 2 ही उम्मीदवार होते हैं। इसमें जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो विजेता माना जाता है। अब समझिएगा, द्वितीय मतदान प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि इसमें आवश्यक नहीं है कि पहली बार में ही विजेता उम्मीदवार मिल जाए। प्राय 2 बार मतदान की आवश्यकता पड़ती है। पहली मतदान के लिए आवश्यक है कि उसने 50% मत प्राप्त किए हो। मान लीजिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र है और उस निर्वाचन क्षेत्र से 8 उम्मीदवार खड़े हो गए और उसमें से 8 उम्मीदवार हैं, तो इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती कि किसी एक व्यक्ति को 50% वोट प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि पहले मतदान में किसी को 50% वोट प्राप्त नहीं होते, तब दोबारा मतदान होता है। और इसमें यह शर्त है, देखिए आप लिखा इसमें, यदि प्रथम चरण में किसी प्रत्याशी ने 50% मत प्राप्त नहीं किए, तब दूसरे चरण के मतदान में सर्वोच्च मत प्राप्त 2 ही उम्मीदवार होते हैं। यानी कि जो 8 उम्मीदवार हैं, अब उनमें जिन्होंने सबसे ज्यादा 2 व्यक्ति जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए, ऊपर के 2 व्यक्ति,
वो अगले सप्ताह या 15 दिन बाद होने वाले चुनाव में प्रत्याशी होंगे। बाकी सारे प्रत्याशी मैदान से हटा दिए जाएंगे। सिर्फ 2 ही प्रत्याशी मैदान में रहेंगे जिन्होंने पहले मतदान में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए। अब जब द्वितीय मतदान होता है तो इसमें जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो विजेता माना जाता है। द्वितीय मतदान में 50% मतदान वाली आवश्यक शर्त नहीं है, ये केवल प्रथम मतदान में होती है। प्रथम मतदान में यदि कोई व्यक्ति 50% मत प्राप्त कर लेता है तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा 1 सप्ताह पश्चात या 15 दिन पश्चात दूसरा मतदान होता है। दूसरे मतदान में केवल ऊपर के 2 ही प्रत्याशी होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए और अब इनके बीच में डायरेक्ट फाइट होती है और इन्होंने अब जिसमें सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए वो विजेता माना जाता है। यह प्रणाली रूस व फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में प्रयोग में लाई जाती है। वर्तमान में भी रूस के राष्ट्रपति चुनाव में और फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय मतदान प्रणाली के माध्यम से चुनाव होता है। अगली है संभूत मतदान, जिसको क्यूमुलेटिव वोट भी कहा जाता है। यह प्रणाली 1953 में प्रकाश में आई, यानी सबसे पहले 1953 में इस प्रणाली के बारे में विचार किया गया। यह प्रणाली सामने आई। इसमें मतदाता को चुनाव क्षेत्र में जितनी जगह होती है उतने वोट दे दिए जाते हैं जितनी जगह होती है। इसका मतलब यहां पर भी एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता, यानी कि यहां पर भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। इसका मतलब है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज्यादा उम्मीदवार चुने जाने होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसका मतलब पहली शर्त यह है कि संभूत मतदान प्रणाली में भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। दूसरी बात, इसमें मतदाता को चुनाव क्षेत्र में जितनी जगह होती है उतने वोट दे दिए जाते हैं। यानी कि अगर 5 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, अगर 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, अगर 3 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होंगे उतने वोट होंगे। 3 सदस्य हैं तो एक मतदाता को 3 वोट मिलेंगे। 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है तो एक मतदाता को 4 वोट मिलेंगे और 5 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है तो एक मतदाता को 5 वोट मिलेंगे। वर्तमान में 1 ही वोट मिलता है, लेकिन संभूत मतदान प्रणाली में एक मतदाता को उतने वोट मिलते हैं जितने की निर्वाचन व्यक्ति चुने जाने होते हैं और उसे इसकी स्वतंत्रता होती है कि वह चाहे तो अपने सारे वोटों को किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाल दे। अब दूसरी बात, मान लीजिए कि 5 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। इसका मतलब एक मतदाता के पास कितने वोट होंगे? 5। और अब मतदाता को छूट होती है, स्वतंत्र होता है वो, ये 5 वोट किसको दे। वो चाहे तो एक ही व्यक्ति को 5 वोट दे सकता है, वो चाहे तो 4 वोट एक को दे सकता है, 1 वोट किसी और को दे सकता है, वो चाहे तो 3 वोट किसी एक को दे सकता है, 2 वोट किसी एक को दे सकता है, वो चाहे तो 5 को एक वोट दे सकता है। ये मतदाता की स्वतंत्रता है। मतदाता जैसे चाहे वैसे अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। जितने उम्मीदवार जीतने होते हैं उस क्षेत्र से उतने उसके पास वोट होते हैं और वो उन वोटों का प्रयोग किसी भी रूप में कर सकता है। ये मतदाता की इच्छा को अभिव्यक्त करता है अथवा अपनी इच्छा अनुसार अन्य उम्मीदवारों को बांट दे, चाहे तो एक को दे सकता है, चाहे इसको अन्य व्यक्तियों को भी बांट सकता है। इस प्रणाली में मतदाताओं को अधिक महत्व प्राप्त हो जाता है। यानी कि अभी तो जैसे कि आम निर्वाचन प्रणाली है, इसमें एक व्यक्ति के पास 1 वोट होता है, एक व्यक्ति 1 वोट, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के पास 1 से ज्यादा वोट, तो निश्चित रूप से मतदाता को ज्यादा महत्व प्राप्त हो गया क्योंकि वह अब ज्यादा वोट का मालिक हो गया, वो ज्यादा वोट दे सकता है। कभी कभी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि अल्पसंख्यकों को मतदान करने के लिए या उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है ताकि उनके पास ज्यादा वोट हो और वो बहुसंख्यकों की अपेक्षा अपने वर्ग के व्यक्ति को ज्यादा मात्रा में चुन सके। अंग्रेजी शासन काल में भारत में यही किया गया था। मुसलमान लोग हिंदुओं से अलग अपने प्रतिनिधि चुनते थे। जब भारत में अंग्रेजी शासन हुआ करता था उस समय जो मुस्लिम वर्ग था उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे। पृथक बहुमत देने के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। यहां पर मुसलमानों को 1 से ज्यादा वोट देने का अधिकार दिया गया था। भारत में यह प्रणाली अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अपनाई गई थी। इसको संभूत मतदान प्रणाली कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से राजनीतिक दलों के बारे में। भारत में 3 प्रकार के राजनीतिक दल हैं। एक राष्ट्रीय दल, दूसरा राज्य स्तरीय दल, इसको हम क्षेत्रीय दल भी कहते हैं, और तीसरी एक श्रेणी है जिसको कहते हैं अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल।
तीन श्रेणियां भारत में राजनीतिक दलों की। एक राष्ट्रीय दल होता है, दूसरा राज्य स्तरीय दल होता है और तीसरा अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल होता है। तीनों को मान्यताएं जो है, तीनों का पंजीकरण जो है निर्वाचन आयोग के पास होता है। पहली बात करेंगे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्तें। राष्ट्रीय दल, जिसे राष्ट्रीय दल कहते हैं, वो कैसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है? वर्तमान में यानी कि 2009 में किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त तब होती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो। 2009 में ये नियम तय किए गए थे, नए नियम, कि किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होगी। उसमें ये शर्तें हैं, यदि वह लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। पहली बात, यदि वह लोकसभा के चुनाव में या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में, कम से कम 4 से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 4 राज्यों में या उससे ज्यादा राज्यों में वैध मतों का, यानी कि अवैध मत निकालने के पश्चात जो वैध मत बचते हैं उनका 6% मत प्राप्त करता हो, तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, यानी कि 6% मत तो प्राप्त किए हो, लेकिन उसकी कुल सीटों की संख्या जो लोकसभा के चुनाव में प्राप्त किए कम से कम 4 होनी चाहिए। यह किसी एक राज्य में भी हो सकती है, एक से अधिक राज्यों में भी हो सकती है। कितने भी राज्यों में हो, 4 तो सीटें कम से कम उसको मिलनी चाहिए और कम से कम 6% वोट लोकसभा के आम चुनाव में या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में प्राप्त किए हो। यह पहली शर्त है। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% यानी कि 10.86 स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। दूसरी शर्त देखिए, कोई दल तब राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगा जब वह लोकसभा में 2% स्थान प्राप्त करता है। 2% का मतलब 543 सीट है। 543 का मतलब 1% 5.43, 2 का मतलब 10.86, यानी 10.86 का मतलब 11 सीट उसने जीती हो। लोकसभा में 2% यानी कि कम से कम 11 सीट जीती हो और ये 11 सीट 3 विभिन्न राज्यों से जीती हो, यानी कि 11 सीट कम से कम 3 राज्यों से जीतनी चाहिए। यदि वो ऐसा करता है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तीसरी, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तीसरी शर्त यह है कि यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में, क्षेत्रीय दल के रूप में यदि मान्यता प्राप्त है तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत माना जाएगा। ये 3 शर्तें हैं। इनमें से 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो वो राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त माना जाएगा। दूसरी बात करते हैं राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए शर्तें। यदि उस दल ने राज्य विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से पड़े कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने एक संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हो। राज्य के आम चुनाव में यानी कि राज्य विधानसभा के चुनाव में उस दल ने कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। कुल पड़े वैध मतों का 6% यदि उसने प्राप्त किया और इसके अलावा उसने उस राज्य में कम से कम 2 सीटें जीती हो। पहली शर्त है, यदि उस राज्य में उसने कम से कम 2 सीटें जीती हो या कुल मतों का 6% मत प्राप्त किया। दूसरी शर्त, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य में पड़े कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। पहली बात अपन ने की थी, 1 नंबर की जो शर्त थी वो थी राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए। 2 नंबर की शर्त है वो है लोकसभा के चुनाव के लिए। अगर लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि दोनों चुनाव अलग अलग समय में हो सकते हैं, यदि लोकसभा के चुनाव में उसने कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो या उस राज्य में कम से कम उसने 1 लोकसभा सीट जीती हो। दूसरी शर्त क्या है, कम से कम 1 लोकसभा सीट जीती हो लोकसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। तीसरी शर्त है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त किया हो। तीसरी शर्त क्या है, यदि उस दल ने उस राज्य के विधानसभा के चुनाव में कुल स्थानों का, मान लीजिए कि स्थान 100 है तो 3% यानी कि 3, यदि 200 है तो 3% यानी कि 6, 300 है 3% यानी कि 9, जितने भी 3% के हिसाब से 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो
प्राप्त किए हों। जैसे मैंने बतलाया कि मान लीजिए हम यूपी की बात करते हैं, यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा की, तो 403 का मतलब है यदि 3% माने 4 3 12, कम से कम 12 सीट होनी चाहिए। इसमें लिखा है जो भी ज्यादा हो, यहाँ पर 3 सीट नहीं मानी जाएगी, जो भी ज्यादा हो 12 सीट। अब हम मान लीजिए कि पांडिचेरी की बात करते हैं, पांडिचेरी में कुल 40 सीटें ही, 40 सीट का 3% हो गया तो 1 सीट ही हुई। ऐसे में यहाँ पर 3 सीट वाला फॉर्मूला लागू होगा, यानी कि जो भी ज्यादा हो, तो जो भी उसने प्राप्त की है वो सीटें मानी जाएगी। चौथी शर्त है, यदि प्रत्येक 25 सीटों में उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। यदि प्रत्येक 25 सीटों में से, प्रत्येक 25 सीटों में से, यानी कि लोकसभा के चुनाव की बात करें तो 543 सीटें, 543 सीटों के प्रत्येक 25 की बात की जाए तो ये होती है 4 16 18 सीट, 18 सीट, प्रत्येक 25 में से 18 सीट प्राप्त की हो, या उस संबंधित राज्य में उससे विभाजन से कम इतने सीट प्राप्त की हो, यानी कि यदि दल का विभाजन हुआ है तब उसने इतनी सीटें प्राप्त की हुई। इनमें से चारों में से जो भी शर्त पूरी करता है वो राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत माना जाएगा। आम चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। चुनाव के आधार पर जिसको ज्यादा सीटें प्राप्त होती है, जिसको कम सीटें प्राप्त होती है, यह आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है। तो इसलिए मान्यता प्राप्त दलों की संख्या में भी परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान में 2021 की बात करें, भारत में 8 राष्ट्रीय दल है, 53 राज्य स्तरीय दल है और 2044 गैर मान्यता प्राप्त दल है। 8 राष्ट्रीय, 53 राज्य स्तरीय और 2044 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। भारत के जो राष्ट्रीय दल है वो है पहले भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी, जिसे बीएसपी कहते हैं, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे सीपीएम भी कहते हैं, स्थापना 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई कहते हैं, इसको स्थापना 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्थापना 1885 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी कहते हैं, इसको स्थापना 1999 में। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसे टीएमसी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और 8वीं है इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो ये 8 राष्ट्रीय दल है वर्तमान में। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सी बातें हैं जो निर्वाचन व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जैसे कि जमानत राशि की बात करेंगे, चुनाव व्यय की सीमा की भी बात करेंगे, ईवीएम की भी बात करेंगे, नोटा की भी बात करेंगे अगले वीडियो में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा निवेदन पुनः प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।